Welcome everybody in physics formula revision series of class 11's. Today we are going to discuss about the chapter number 8 and the most important topics, center of mass and collisions. In this chapter we will revise each and every formula involved in this chapter. By virtue of this we will be able to solve the numericals related with center of mass and collision cases. So let's get started. First topic is collisions. In collisions, F externals is always zero. collisions में एक एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है collision के केस में हमेशा जीरो होती है। देखो डायग्राम में यहाँ पे दो बॉडी है M1 M2, इनका अलग अलग मास है, इनकी स्पीड जो है U1 U2 है, ठीक है ना। जब ये कोलाइड करते हैं तो M1 V1 वेलोसिटी के साथ में और M2 V2 वेलोसिटी के साइड में हमें दिखाई देता है। अब देखो वेलोसिटी V1 रिलेटेड विथ मास M1 एंड वेलोसिटी V2 रिलेटेड विथ मास M2, इनका फॉर्मूला क्या होता है। V1 के केस में M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस EM2 U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। V2 के केस में M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस EM1 U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। गौर से देखो यहाँ पे जब M1 का बात हो रहा था तो शुरुआत किससे हुई है, ऊपर में U1 से। जब M2 का बात हुआ तो शुरुआत किससे हुई है, U2 से। और बाकी जितने भी हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सभी सेम है, M1 U1 M2 U2 प्लस ई, M1 U1 M2 U2 प्लस ई। फर्क बस इतना है कि ई के बाद का ये जो पैरामीटर है V1 में और V2 में वो बदल गया है ना। इस बात को ध्यान रखने से फॉर्मूला आसानी से मेमोराइज हो जाता है। अब देखो ये क्या है, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। ई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड। कहने का मतलब ई इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2 विच इज इक्वल टू रिलीज जाने की रियल जाने की स्पीड है ना, जाने की रियल स्पीड और आने की रियल स्पीड। ये जा रहा है ना, जब ये क्या है, जा रहा है ना, कोलाइड कर गए, ये जा रहे हैं। और फिर जब कोलाइड करने के बाद क्या है, लौटते भी तो हैं पार्टिकल्स, वो केस अलग होता है। बट यहाँ पे देखो U2 माइनस U1 माइनस U2 क्या है, आने की स्पीड और ये जाने की स्पीड। कोलाइड करने से पहले क्या, ये वाल है अगर, तो यहाँ पर आ रहा है ना, तभी तो टकराए, आ रहे, जब टकराने के बाद जा रहे हैं तो ये U2 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। उसी को लिख रहा है, यह जाने की स्पीड जा रहे हैं और ये आने की स्पीड U1 U2। वाल में टकराने से पहले गेंद आ रही थी तो स्पीड क्या था, U1 था। टकरा गई वाल से, जो स्पीड क्या हो गई, V1 हो गई। V1 क्या होता है, फाइनल स्पीड होता है ना। फाइनल वेलोसिटी होता है ना, और यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो उसी से रिलेट कीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसी से रिलेटेड। यहाँ पे देखो कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल्स है जो यू वेलोसिटी के साथ में एक वाल से कोलाइड करती है। और वाल का क्या है वेलोसिटी, वाल की वेलोसिटी अपना इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो वो वी में कन्वर्ट हो जा रही है, वी मतलब जाने की, वी मतलब जाने की, वी में कन्वर्ट हो रही है। और फिर वी से जब इधर से कोई पार्टिकल्स आ रही है और वो यहाँ पर कोलाइड कर रही है, ठीक है ना, वाल से टकरा कर आती हुई पार्टिकल से, तो दोनों का स्पीड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2v में। देखो वाल से टकराने के बाद इसकी स्पीड हो गई थी v, एंड इसका वाल की तरफ आकर के टकराने के बाद u था, टकराने से पहले u था, टकरा गई तो v था, तो 2v हो गया ना। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है, याद रहेगा ना। देखिए कोलिजन्स कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन्स, सेकंड इनएलास्टिक कोलिजन्स, थर्ड कंप्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन्स। इनके डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, उनके बारे में आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए इलास्टिक कोलिजन्स में मास इंटरचेंज होता है। इलास्टिक कोलिजन में मास इंटरचेंज कहने का मतलब है कि मास नहीं बदलता है। और इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1 के बराबर होता है। देखो इलास्टिक कोलिजन में डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होता है, ठीक है ना।
डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। एंड एक्सचेंज, क्योंकि मास एक्सचेंज होता है ना, तो E इक्वल टू 1 होता है इलास्टिक कोलिजन में, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। आने की स्पीड क्या थी, जाने की स्पीड क्या थी, दोनों सेम ही थी, तो u एंड u। देखो जब कोई बॉडी है, मास m है u1 स्पीड के साथ, और नेक्स्ट है मास m2 u2 स्पीड के साथ में, है ना, कोलाइड करते हैं, तो किस में बदल जाते हैं, वो v1 और v2 में बदल जाते हैं। यहाँ पे देखो ये मास m1 है, किस में, इलास्टिक कोलिजन के केस में, वो जैसे कोलाइड किया तो ये कौन से एंगल में, दो एंगल में ये क्या किया, डाइवर्ज कर गया, दो वेलोसिटी में ये भी एक केस है कि पार्टिकल जो है वॉल से टकराने के बाद दो डायरेक्शन में चला गया एंगल बनाते हुए, वो भी हम लोग देखेंगे, उसका उससे भी रिलेटेड फार्मूला। तो ये किस में आता है, इलास्टिक कोलिजन में आता है। देखिए स्पीड निकालने का फार्मूला, ये आने का स्पीड था u1 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, जाने का स्पीड, दोनों को जोड़ दीजिए। काइनेटिक एनर्जी लॉस, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल थिंग्स इन इलास्टिक कोलिजन, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगा, जीरो, हमेशा जीरो, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको याद रखना है इलास्टिक कोलिजन्स में, ये भूल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखो इलास्टिक कोलिजन के केस में एम यू स्पीड के साथ में, एंड मास जो है जब रेस्ट होगा तो कोई भी स्पीड नहीं होगा, कोई स्पीड वहाँ पर डिनोट नहीं किया हुआ रहेगा। पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो नो स्पीड, और जब पार्टिकल मूव करते हुए रहेगा, कोलाइड करने के समय स्पीड होती है, तभी तो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, के रिटेन, के क्या है, ये कांस्टेंट है, रिटेन एंड के इनिशियल, के रिटर्न एंड के काइनेटिक एनर्जी रिटर्न्स, है ना, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रिटर्न डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। यहीं पे देखो इसी से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर या लॉस 4n के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोग जानते हैं 1 प्लस एन का स्क्वायर होता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, 1 प्लस एन का स्क्वायर। रिटेन काइनेटिक एनर्जी क्या था, 1 माइनस एन का स्क्वायर, 1 माइनस एन का होल स्क्वायर। और ट्रांसफर या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4n के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये था पहला टाइप्स कोलिजन का, इलास्टिक कोलिजन्स। अब सेकंड टाइप्स देखते हैं। सेकंड टाइप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछे गए पीवाईक्यू में, कि ई का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होता है ना। ई का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू किस में, इन इलास्टिक कोलिजन में लेस देन 1 होता है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो रेडियस से बड़ा होता है, डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होता है। ई का वैल्यू जो है इन इलास्टिक कोलिजन में 0 और 1 के बीच में पाया जाता है, मतलब कि 1 से बड़ा होता है। ई का वैल्यू 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। 1 से छोटा, स्मॉलर देन 1 एंड बिगर देन, ग्रेटर देन 0। इस कोलिजन में, इनलास्टिक कोलिजन में देखो पार्टिकल्स टकराया, यू के स्पीड से गया यू के स्पीड, ये केस किस में दिखाई देता है, इनलास्टिक कोलिजन्स में। इनलास्टिक कोलिजन वाला केस में ही हम लोगों को जब कोलिजन्स होता है तो पार्टिकल्स दो डिफरेंट एंगल में जाते हैं। एक एंगल्स में कोलाइड करने के बाद एक डायरेक्शन से आया, कोलाइड किया इस सरफेस में, और फिर दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो दोनों के अलग अलग एंगल हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके लिए फॉर्मूला है tan phi इक्वल टू tan थीटा बाई 2। क्या फॉर्मूला है, tan थीटा बाई 2। दो एंगल का केस किस में आता है, इनलास्टिक कोलिजन में, ये चीज़ याद रखना है, tan phi इक्वल टू tan थीटा बाई 2। और काइनेटिक एनर्जी लॉस इनलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी लॉस हाफ म्यू भी रियल, भी रियल बराबर क्या, अभी आप लोगों से डिस्कस किया था ना, भी रियल, है ना, हाफ म्यू भी रियल। भी रियल में क्या होता है, आने की वेलोसिटी, ये भी क्या था, जाने का, भी क्या था, जाने का, तो भी रियल, और फिर आगे था 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, डेल के लॉस इक्वल टू हाफ म्यू भी रियल्स 1 माइनस ई का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप्स ऑफ collisions इज completely elastic collisions। completely elastic मतलब कि वो टकराने के बाद कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी पूरी तरीके से कंजर्व हो गई, तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 0 होता है। तीन केसेस है अलग अलग,
पहले वाले में इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ प्रेसिपिटेशन 1, इनलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ग्रेटर देन 1, लेस देन ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, और कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ प्रेसिपिटेशन 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को रेडियस देखने को मिलता है ना, क्या होता है 0, लॉस क्या होता है, रेडियस क्या होता है 0, ठीक है ना। ई इक्वल टू 0 स्टिक टुगेदर, जब कोएफिशिएंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ई रहेगा तो समझ जाना बात हो रहा है कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन्स का। और पार्टिकल्स इस केस में क्या होते हैं, दो बॉडी पूरी तरीके से चिपक जाते हैं, देखो ऐसे चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, या कहें तो दो पार्टिकल्स कोलाइड करके एक पार्टिकल्स में बदल गया, दो बॉडी कोलाइड किया, अलग अलग मास था, बट यहाँ पे आए तो एक ही बॉडी बना दिया कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन्स में। यहाँ पे केस में क्या था, सिर्फ एक ही बॉडी आकर के कोलाइड कर रहा है, जबकि इलास्टिक कोलिजन्स वाले केस में हम लोग क्या देखे थे कि एक बॉडी आया फिर रिटर्न चला गया टकराने के बाद। इनलास्टिक में भी वही देखा था, एक आया यू की स्पीड से, रिटर्न चला गया यू की स्पीड से, है ना, या एक आया तो रिटर्न गया तो दो एंगल बना गया। बट यहाँ कम्प्लीटली इलास्टिक में क्या देख रहे हैं कि एक बॉडी आया टकराया सरफेस से, बट कोलाइड करने के बाद का केस क्या था कि नहीं गया, एक एंगल बना के रह गया जाता है। तो इस केस में यू साइन थीटा हम लोगों को एंगल यहाँ पे मिल जाता है, यू साइन थीटा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में हाफ म्यू भी रियल होता है, तीनों केस में अलग अलग था। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस 0 था, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हाफ म्यू भी रियल 1 माइनस ई स्क्वायर था। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हाफ म्यू भी रियल था, ठीक है ना, हाफ म्यू भी रियल। सिमिलरली V1 इक्वल टू V2 प्लस VCM, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 M। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये इसमें इससे रिलेटेड PYQ भी पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन्स के केस में फार्मूला आता है कि वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू VCM, इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो ये था डिटेल्ड डिस्कशन 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन्स के बारे में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोलिजन्स, और जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉम्बिनेशन हो जाए, है ना, कोलिजन्स और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉम्बिनेशन हो जाए, ये देखने को मिलता है हम लोगों को पेंडुलम वाले टाइप्स के केसेस में। देखिए यहाँ पे ये जो बॉब है उसका मास सेम है ना, और ये जो बॉडी है ये वही है, बेब है, बॉब है, या इसको बॉडी बोल सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं जिसका मास सेम है ना। तो इस केस में वो जो फॉर्मूला हम लोगों को V इक्वल टू √2GH, जो किससे मिला था हम लोगों को, टोटल एनर्जी से मिला था। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो वहाँ से ये फार्मूला हम लोगों को मिला था। तो वहाँ पर भी हम लोगों को कोलिजन और सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर उसी चीज़ को समझाया गया कि ये अलग अलग बॉडी हैं, इसका जो है U1 वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है, और जब रेस्ट में होता है तो इस तरीके से होता है M2। जब कोलाइड करते हैं, जब एक मूव कर रहा हो और दूसरा रेस्ट में हो, तो देखो फिर क्या हम लोगों को मिलता है, √V2 इक्वल टू 2GH। इस तरीके से कंडीशन बन जाता है। M2 रेस्ट में था और M1 जो U1 की स्पीड के साथ में कोलाइड किया था, जिसका हाइट h, सर्टेन हाइट h के साथ में, ठीक है ना, तो वो बाद में उसका वेलोसिटी V1 हो गया था। तो उस केस में क्या होता है, कोलिजन्स के केस में √V2 इक्वल टू 2GH होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन था, कोलिजन प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट केस है, इससे रिलेटेड PYQ पूछे गए हैं कि जब भी कोई पार्टिकल्स कोलाइड कर रहा है सरफेस से विथ टाइम t, हाइट h एंड इनिशियल वेलोसिटी U1 से, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन होना ही होना है। अगर टाइम तो टाइम हो जाएगा तो ET हो जाएगा, जब हाइट उसका कंबाइंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से तो E²H हो जाएगा, और U उसी प्रकार से जो है EU में बदल जाएगा, है ना। उस केस में जो फॉर्मूला होगा D इक्वल टू H
डी इक्वल टू एच 1 प्लस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है ना। और जब पार्टिकल्स जो है वो बाउंस करेगा, मतलब कि सरफेस से टकराया एंड फिर वो बाउंस किया, दोबारा बाउंस किया सिंगल में, तो ये हम लोगों को मिल गया। और सेकंड टाइम में जब वो बाउंस करता है सरफेस से टकराने के बाद, तो दुगनी हो जा रही है। देखो हाइट क्या हो रहा है, हाइट हो जा रहा है दुगना। यहाँ पर ई स्क्वायर एच था तो यहाँ पर ई4/ई4 एच है। यहाँ पर टाइम क्या था, ई टी था, तो यहाँ पर भी देखो दुगना हो गया ई स्क्वायर टी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या था, इनिशियल स्पीड क्या था, ई यू था, तो यहाँ पर ई स्क्वायर यू हो गया। इस केस में जो टेंशन होता है ना, टेंशन जो होगा वो टी इक्वल टू स्मॉल टी एंड 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई, टी इक्वल टू स्मॉल टी 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई। ये जो फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने डिराइव करके सीखा था, कहाँ पे सीखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी सीखा था, स्टॉपिंग डिस्टेंस में भी उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया था, है ना। तो हाइट देखो यू स्क्वायर बाई 2g, ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोगों ने सीखा था। इसको कैसे लिया, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये यू इक्वल टू 2gh याद हो ही गया होगा। स्मॉल टी इक्वल टू √2h/g, ये होता है टाइम निकालने के लिए, ये होता है हाइट निकालने के लिए। ये दोनों जब ग्रेविटेशन दिया रहेगा तो इसको यूज करेंगे, है ना। जब इनिशियल स्पीड दिया हुआ रहेगा तो इसको यूज करेंगे। और इनिशियल स्पीड के केस में इनिशियल स्पीड निकालने के लिए था u इक्वल टू √2gh। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज एक्सप्लोजन ऑफ टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के टकराने के बाद जो एक्सप्लोजन होता है वो उसका वैल्यू, उससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, ठीक है ना। देखो टकराए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का मास अलग अलग है, m1 m2, स्पीड v2 v1। तो ऐसी स्थिति में पहले का काइनेटिक एनर्जी जो मास m1 था उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, k1 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और दूसरा जिसका मास m2 था, वेलोसिटी v2 था, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था, क्या हो जाएगा, k2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m2, याद रहेगा। दूसरा k2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m2, पहले का k1 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m1। सिमिलरली म्यू इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, k1 बाई k2 इक्वल टू क्या हो जाता है, m1 बाई m2। ये दोनों का रेशियो बोल रहा है, ये दोनों का रेशियो k1 बाई k2 इक्वल टू m2 बाई m1। देखो इसको मल्टीपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू p। इस फॉर्मूला को देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा होगा, जी हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर में, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग वहाँ पे चाइल्ड्स लो बॉयल्स लो वाला जो डेरिवेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर हम लोगों को ये फार्मूला देखने को मिला था, जिसके बारे में मोल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग देख रहे थे। नॉर्मलिटी वाले में मोलारिटी वाले में m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू, उस प्रकार से था वहाँ पे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, मास बाय वॉल्यूम। इसी को कन्वर्जन फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है ना। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम को ही कन्वर्जन फॉर्म में लिखा गया, के टी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2u। इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, के टी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2u हो जाता है। उसी से रिलेटेड ये जो है, ये देखो कि जब एक पार्टिकल्स टकराया और दो हिस्सों में, दो पार्ट में बट गया। एक पार्टिकल था, मास था m, वेलोसिटी था v, टकराने के बाद एक का हो गया मास m1, वेलोसिटी v1, दूसरे का मास m2, वेलोसिटी v2। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, mv इक्वल टू m1 प्लस v1 प्लस m2 v2, mv इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, याद रहेगा ना। ओके, एक्सप्लोजन ऑफ 3 पार्टिकल्स का केस देखिए। 2 पार्टिकल्स में हम लोग देखे थे कि टकराने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे और उनका काइनेटिक एनर्जी अलग से निकाल के देखा था, मास अलग से निकालने के बारे में सीखा था। देखो एक्सप्लोजन ऑफ 3 पार्टिकल्स में होता क्या है कि पहला पार्टिकल्स का मास m था, दूसरे का भी मास m था, पहला दोनों का स्पीड सेम था, तीसरा का अलग था, तीसरा का मास m तो था बट नंबर ऑफ n यहाँ पे ऐड हो रहा था, नंबर ऐड हो रहा था, और उसकी वेलोसिटी भी अलग थी। उस केस में वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू √2u/n हो जाएगा। 3 पार्टिकल्स एक्सप्लोजन का वेलोसिटी निकालने के लिए √2u/n, और काइनेटिक एनर्जी n+1 डिवाइडेड बाई n mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी n+1 डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक्स के अंदर में हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे सेंटर ऑफ मास चैप्टर से। ये देखो
कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलोंग द डिफरेंट एक्सिस, ठीक है ना। देखो सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ डिस्टेंस जब निकालना हो तो क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2, आर निकालने को बोल रहा है, रेडियस डिस्टेंस से रिलेटेड, तो m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1m2, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस निकालने के लिए दो पार्टिकल्स, दो m1 दो मास एंड दो डिस्टेंस में डिवाइड हो गया। यहाँ पर सेम है वेक्टर फॉर्म में, चेंज इन रेडियस है ना, चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा सेंटर ऑफ मास के लिए, m1 डेल्टा चेंज इन वेक्टर ऑफ r1 प्लस m2 चेंज इन वेक्टर ऑफ चेंज इन डेल्टा r2 वेक्टर कह सकते हैं इसको ऐसे भी, या चेंज इन r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 m2 x, तो x ऐसे याद रखना है। x का जब बात होगा x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का, तो m1 x1 m2 x2 प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब y एक्सिस में बात होगा तो y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब z एक्सिस में बात करेगा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, तो m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 m2। ओके, देखो यहाँ पे वेलोसिटी की जब बात होगी, वेलोसिटी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की, तो वेलोसिटी ही मल्टीप्लाइड होता है। जिस तरीके से x में x ही मल्टीप्लाइड हो रहा था, r में r ही मल्टीप्लाइड हो रहा था, y में y ही मल्टीप्लाइड हो रहा था, z में z ही मल्टीप्लाई हो रहा था। सिमिलरली मतलब फॉर्मूला एक ही है, वेरिएबल कुछ पैरामीटर जो हैं वो बदले जा रहे हैं एक्सिस के हिसाब से। अगर डिस्टेंस r में है तो r1 r2, x में है तो x1 x2, y में है तो y1 y2, z में है तो z1 z2, है ना। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी के केस में v1 v2 देखें, सभी सारी चीज़ें प्लस में है सेंटर ऑफ मास में। एक फार्मूला पकड़ो सभी याद रहेंगे। एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 a2। अगर यहाँ पे देखो वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन सेंटर ऑफ मास के केस में, तो क्या होगा, ये क्या है भाई, वर्क डन, अच्छा पावर, तो क्या निकालना है, m1 PW1 प्लस m2 PW2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, डिस्टेंस x एंड y z एक्सिस, एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पावर या फिर वर्क डन का कैसे निकालना है उसके बारे में। अब कुछ बॉडी है डिस्क आर्क जिसको हम बोलते हैं, उनका हम लोग कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, वो हम लोग देखें। आर्क के केस में 2r/पाई हो जाता है, डिस्क के केस में ये देखिए हाफ होता है ना, हाफ कटोरा, उल्टा कटोरा। डिस्क के केस में 4r/3 पाई हो जाता है, ठीक है ना। ये आर्क ही है। यहाँ पे r/2 अगर 4 सेकंड दिया हुआ रहेगा तो r/2, यहाँ पे 5s के दिया हुआ रहेगा तो 3r/8, है ना, डिस्क है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, शंकु है ना, कोन के केस में 4c रहता है ना, 4c h/3 एंड 5c रहेगा तो h/4, 5c रहेगा तो h/4, 4c रहेगा तो h/3। ये देखो आर्क ये रोड है, रोड थोड़ा सा इसको बेंड कर दिया गया है, दो एंगल बन रहे हैं, अल्फा एंड अल्फा, यहाँ पर भी दो एंगल बन रहे हैं। तो आर्क के केस में r साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, एंड यहाँ पे देखो 2/3 r साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। आर्क दोनों ही है, बट यहाँ पे 1 2 3 आर्क है, यहाँ पर सिर्फ एक आर्क है, ठीक है ना। ये इमेजिनरी लाइन, डॉटेड वाला इमेजिनरी लाइन है। हाफ सर्किल के केस में रेडियस r रहेगा तो 2r/पाई होता है। क्या, सेंटर ऑफ मास 2r/पाई होता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्क के केस में जो है मास जो है रेडियस का स्क्वायर होता है। डिस्क के केस में m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्क के केस में m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और r/2 किसके बराबर होता है, m/4 के बराबर। r/2 m/4 के इक्विवेलेंट होता है, और r/4 जो है m/16 के इक्विवेलेंट होता है। डिस्क के केस में देखो मास क्योंकि रेडियस के स्क्वायर होता है, इसीलिए अगर r/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा,
m/4 हो जाएगा। और r/4 अगर रहेगा दिया हुआ तो m/16 इसका वैल्यू आएगा, मतलब 2 गुना 4 चौका 16, 2 दूना 4। स्पेयर के केस में देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, स्पेयर के केस में मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, तो r/2 रहेगा तो m/8 हो जाएगा, r/4 रहेगा तो m/64 हो जाएगा, r/2 रहेगा तो m/8 हो जाएगा, r/4 रहेगा तो m/64 हो जाएगा। ओके, तो ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नीट के पीवाईक्यू में रोड रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रोड की वैल्यू अगर 2l/3 रहेगा तो उस केस में लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, 3l/4 रहेगा तो उस केस में लेमडा वेवलेंथ क्या होगा, या फिर वेवलेंथ अगर लेमडा नोट एक्स स्क्वायर रहेगा तो उस केस में उसकी लंबाई रोड की लेंथ क्या होगी। तो देखो लेमडा इक्वल टू लेमडा नोट एक्स का पावर 1 रहा तो 2l/3, एक्स का पावर 2 रहेगा स्क्वायर रहेगा तो 3l/4, एक्स का पावर 2 में 3l/4, एक्स का पावर 3 रहेगा तो 4l/5, 3 में क्या होगा 4, 2 में क्या होगा 3, 1 में क्या होगा 2, याद रखेंगे 3 4 5। एक्स का पावर 1 तो 2l/3, एक्स का पावर 2 तो 3l/4, एक्स का पावर 3 तो 4l/5, और अगर एक्स नहीं रहेगा तो l/2, एक्स नहीं रहेगा तो l/2। तो ये 4 डिफरेंट केसेस हैं रोड के केसेस। किसके केसेस? रोड के 4 डिफरेंट केसेस हैं। आई होप सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं उसे आपने रिवाइज कर लिया होगा, और जिनका याद नहीं था जिनको उनको रिकॉल कर हो गया होगा। रिकॉल नहीं हुआ तो हमारे वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और लिख कर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, फार्मूला आसानी से याद हो जाएंगे और नीट में आप लोग ढेर सारे PYQ सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट।